तो जय हिंद। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के गणित विषय में अध्याय 13 मापन की शुरुआत इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबको पता है, हमें दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के मापन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे चाहे वो लंबाई के संदर्भ में हो, क्षेत्रफल के संदर्भ में हो, आयतन के संदर्भ में हो, तो कहीं न कहीं हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन हम जब बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चे क्षेत्रफल आयतन में किस तरह के अंतर होते हैं उसकी समझ उन्हें ज़्यादा नहीं होती है। तो इन सब की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कुछ गतिविधियों के द्वारा हम उन्हें मापन के बारे में बताएंगे। तो किसी भी चीज़ के साइज को जब हम मात्रात्मक रूप से व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर हम मापन का उपयोग कर रहे होते हैं। खास करके हम विभिन्न प्रकार के जो मापन की क्रिया यहाँ पर करते हैं, जैसे गैर मानक इकाइयाँ क्या होती हैं, मानक इकाइयाँ क्या है, उप या मिश्रित इकाइयाँ हम किसे कहेंगे, क्षेत्रफल का अर्थ बच्चे किस रूप में समझते हैं, और आयतन को हम कैसे माप सकते हैं, और धारिता बनाम आयतन में क्या अंतर है। तो इसी को हम समझने के लिए सबसे पहले हम लंबाई के मापन से संबंधित कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले इसमें आता है गैर मानक इकाइयाँ। तो गैर मानक जैसे शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी इकाइयाँ हैं ये, या ऐसे वस्तुएं हैं जिससे हम लोग मापन करते हैं तो अलग अलग तरह की माप हमको प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम गैर मानक इकाई है। जैसे यदि हम किसी वस्तु को अपने हाथ के बित्ते से नापें, जैसे मैं इस बोर्ड को इस तरीके से नापता हूँ, 1 2 3 4 5 6 से थोड़ा कम है, 6 बित्ते से थोड़ा कम। इसी को कोई दूसरा व्यक्ति इसको नापता है तो हो सकता है कि वो 6 से ज़्यादा में नापे, कोई बच्चा नापेगा तो 7 बित्ता भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जो इकाइयाँ होती हैं जिसमें अलग अलग तरह की माप आती है, इसको हम कहते हैं गैर मानक इकाइयाँ। कदम में भी यही होता है, फरलांग के रूप में भी हो सकता है, हाथों से नापना भी यही होता है। और इसका उपयोग आज भी हम गाँव में अनुमान के माप के लिए करते हैं। गाँव में हम देखते हैं कितने हाथ का है, नाप लेते हैं और वो उससे अनुमान लगा करके वहाँ मापन की क्रिया को करते हैं। तो ये जो गैर मानक इकाइयाँ हैं ये बच्चों को मापने की अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सीधे सीधे बच्चे को जब मापन की क्रिया में ले जाते हैं तो सेंटीमीटर या मीटर से परिचित कराने का प्रयास कर देते हैं, जो बच्चा जानता है नहीं। तो मापन की समझ बनाने के लिए ये गैर मानक बहुत ही उपयुक्त होते हैं। मानक पैमाना, मान लीजिए हमारे पास किसी भी प्रकार का मानक पैमाना नहीं है, जैसे स्केल है, मीटर है या फीट है, तो भी हम उस स्थान पर इस गैर मानक इकाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो गैर मानक इकाइयाँ जो है, इसका उदाहरण आप देखिए। यदि हम छोटे छोटे बच्चे जब क्रिकेट का मैदान के लिए पिच तैयार कर रहे होते हैं तो एक बच्चा कदमों से उसको नापता है, 22 गज लगभग इतना होगा करके। लेकिन जब उसी को दूसरा बच्चा नापता है, बोलता है नहीं यहाँ तक आ रहा है, या कोई तीसरा बच्चा और आगे आ रहा है। तो इसका मतलब वही है कि फरलांग सबके अलग अलग हैं। तो ये इसको हम कहते हैं गैर मानक इकाइयाँ। तो जब गैर मानक इकाइयों की समझ बच्चों में पर्याप्त बन जाती है तब फिर हम मानक इकाइयों की बात करते हैं। क्या जो हमारे पास अलग अलग तरह के माप आ रहे हैं उसको हम एक समान लाने के लिए हम क्या करें। तो उस समय बच्चे कहते हैं चलिए हम क्रिकेट का मैदान बना रहे हैं तो स्टंप से नाप लेते हैं। तो सब बच्चे यदि स्टंप से बारी बारी से नापे तो सबकी माप बराबर आने लगती है। तो निश्चित पैमाना होता है यहाँ पर मानक इकाई। जो दूसरा नंबर पर है इसका नाम है मानक। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देते हैं। निश्चित पैमाना से यदि हम नापते हैं तो हम दुनिया के किसी भी कोने में मापें, सभी की माप एक जैसी होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस बोर्ड को इस डस्टर से नापने का प्रयास करता हूँ, तो ये 1 डस्टर, ये 2 3
4, 5, 6, 7 और 8 से थोड़ा कम। यदि इसी डस्टर से कोई दूसरा व्यक्ति भी इस बोर्ड को नापे तो वो भी उतना ही नापेगा, बशर्ते कि इसको रखने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैंने रखा। इसका मतलब रखने की प्रक्रिया का पहले मैंने यहाँ रखा कि इसको बिल्कुल सटा करके दूसरे को रखूँ, फिर तीसरे से सटा करके रखूँ, बीच में मैं कोई गैप न छोड़ूं, तो उतनी ही माप प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये जो डस्टर है इस बोर्ड को नापने के लिए एक मानक इकाई का कार्य कर रहा है। इसी को हम अन्य वस्तु से भी नाप सकते हैं। मान लीजिए चाक का डिब्बा है, अगर हम इससे नापें तो यहाँ पर फिर ये मानक इकाई का काम करेगा। तो मानक इकाइयाँ निश्चित होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता है। आप सेंटीमीटर में भारत में नापेंगे तो अमेरिका में नापेंगे तो उतना ही आएगा। मीटर है, किलोमीटर है। इसी प्रकार से तरल पदार्थों को नापने के लिए लीटर है या मिलीमीटर है। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ हैं जिसको हमने मानक इकाई के रूप में स्वीकृत किया है। फिर आता है उप इकाइयाँ या मिश्रित इकाई। कई बार हमको ऐसी चीज़ों को नापने की जरूरत पड़ती है, तो मान लीजिए कि हमने ये स्केल में किसी को नापना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसकी लंबाई जो है इस स्केल में पूरा हम नाप लें। जैसे अभी मैं इस स्केल को रखता हूँ तो ये स्केल के बराबर नहीं आ रहा है, बल्कि थोड़ा कम आ रहा है। या कोई दूसरी रेखाखंड है जिसको मैं इस स्केल से नापने की सहायता से कोशिश कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में हमको उप इकाइयों और मिश्रित इकाइयों की जरूरत पड़ती है। यदि मीटर के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो 1 मीटर से कम या अधिक मापना। कपड़े लेने के लिए आप जाते हैं दुकानों में, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि आपको 60 का कपड़ा चाहिए, तो कितना चाहिए था 2.25 मीटर। तो 2.25 मीटर में क्या करेगा, फिर 1 मीटर 2 बार नापेगा, फिर उसका 25 सेंटीमीटर अलग से नापेगा। वैसे ही आप पैंट का कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप कपड़े खरीदते हैं 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो उसको उस समय भी हमको मिश्रित इकाई की जरूरत पड़ती है। तो मिश्रित इकाई की समझ बनाने के लिए हम क्या करें, बच्चों को बहुत सारे मापक इकाइयाँ उनको दें। एक छोटा स्केल होता है ये जो 15 सेंटीमीटर का होता है। ये जो है एक दूसरा स्केल है जो कि 30 सेंटीमीटर का, या जिसको हम लोग 12 इंच का या 1 फीट का कहते हैं, वो है। फिर इसके साथ साथ हम बच्चों को कपड़ा नापने का 1 मीटर स्केल भी दे सकते हैं। और एक होता है इंची टेप जो लोग टेलर उपयोग करते हैं। इन सब की सहायता से हम उनको मापन की समझ बनाने के लिए अलग अलग आकार के चीज़ों को नापने के लिए उनको कुछ 1 मीटर से ज़्यादा हो, कुछ 1 मीटर से कम हो। तो 1 मीटर से ज़्यादा होगा उस समय बच्चा किस तरीके से उससे नापता है, क्या छोटे स्केल का उपयोग करके नापता है या केवल बड़े स्केल से नापता है। तो उप इकाइयों की जरूरत उस समय हमको पड़ती है जब हम पूर्ण रूप से किसी एक मानक इकाई से उसको नहीं नाप सकते। या मेरे पास मान लीजिए कि ये 30 सेंटीमीटर वाले स्केल है। अगर मैं इसको यहाँ पर नापूंगा तो यहाँ तक हो गया 30, और फिर इसी से मैं फिर आगे की माप करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर इसकी कुल लंबाई। ऐसे ही प्रत्येक लंबाई को बच्चे को नापने के लिए, अभ्यास करने के लिए दिया जाए तो उनमें मिश्रित इकाइयाँ या उप इकाइयों की समझ बन सकती है। कई बार हम स्केल से नापते हैं तो इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे आप लोग इसमें देखिए, स्केल में ये जो चिन्ह बना होता है ये बिल्कुल किनारे से शून्य अंकित नहीं होता है। और इस तरफ भी आप देखिए जो 30 सेंटीमीटर का चिन्हांकन है ये पूरा आखिरी तक नहीं बल्कि कुछ जगह खाली बचा हुआ है। तो बच्चे नापते समय क्या करते हैं, इसको इस किनारे में रख देते हैं, तो इतनी माप में त्रुटि हो जाती है। या इधर नाप रहे हैं तो इतने को उन्होंने नाप दिया 30 इंच, तो इधर थोड़ा सा भाग और इस तरफ का थोड़ा सा भाग ज़्यादा निकल गया, तो इसके मापन में त्रुटि होती है। तो बच्चे
शून्य पर ही स्केल करके, इसमें शून्य का निशान बना हुआ है, उससे लाइन को मिला करके रखें और इधर भी जहाँ तक उसको नापना है वहाँ तक उसको नापें। कई बार स्केल की बनावट में भी त्रुटि होती है, जैसे ये स्केल है तो ये थोड़ा सा बैंड दिख रहा है, तो बनावट में त्रुटि है तो उससे भी नापन में त्रुटि है। या ऐसा हो सकता है कि इसमें जो अंकन किया हुआ मापन का अंक, उसमें कुछ लिखावट या मापन में त्रुटि है। या कई बार बच्चे उसको पढ़ने में त्रुटि कर रहे हैं, सही सही मापन नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने प्रकार से स्केल के मापन में त्रुटियां होती हैं। अब आगे हम चलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल की जो समझ बनाने के लिए हम किसी भी एक आकृति को लेकर के हम बच्चों से कह सकते हैं कि इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल है, या कोई ऐसी ज्यामितीय आकृतियों को लेकर के हम कह सकते हैं कि इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या है? एक प्रकार के फैलाव, किसी चित्र का कितनी दूरी तक फैलाव है। इसको हम इस रूप में भी कर सकते हैं, किसी भी समतल आकृति का फैलाव या साइज ही उसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल हम सीधे सीधे इसको बच्चे को परिचित कराते हैं किसी भी गणित पढ़ाते समय। जैसे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई बड़ी चौड़ाई कर देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का वर्ग कर देते हैं, तो क्षेत्रफल का अर्थ तो वो समझे ही नहीं। तो क्षेत्रफल की समझ बनाने के लिए हमें किसी आकृति से उसको बताने की जरूरत है। सीधे सीधे हम मीटर सेंटीमीटर इकाइयों का उपयोग न करके, मान लीजिए कि हम इसको इस चाक के डिब्बे से नापना चाहते हैं। ये एक डिब्बा हुआ, दो डिब्बा हुआ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया, चाक के डिब्बे से इसको मैं नापना चाहता हूँ। और इसी तरीके से इधर यहाँ तक मैंने एक आकृति दिया आयताकार और इसको चाक के डिब्बे से नापना, इसको मैंने माना करना हुआ है। ये एक चाक का डिब्बा हुआ, ये दो चाक का डिब्बा में इतना कवर किया, 3 में यहाँ तक आया और 4 में यहाँ तक। तो ये चाक का डिब्बा इस आकृति को 4 बार में पूरा पूरा कवर कर देता है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल होगा 4 चाक डिब्बे। कहने में आपको अजूबा लगेगा, लेकिन जिस मानक इकाई को हम ले करके बात कर रहे हैं उसका इकाई उसी से ही संबंधित होता है। आप इसको डस्टर से नापेंगे तो अलग आएगा, एक डस्टर, 2 डस्टर, ऐसा भी हो सकता है। एक डस्टर में पूरा बन जाए, 2 डस्टर में, तो 2 डस्टर इसका क्षेत्रफल हो जाए। तो क्षेत्रफल जो होता है वो किसी भी वस्तु से हम उसको नाप करके बता सकते हैं कि उस पूरे फैलाव को वो कितने बार में पूरा पूरा ढक लेता है या कवर कर लेता है। आप माचिस के डिब्बी का उपयोग कर सकते हैं, तो इकाई में आप लिखेंगे इतने माचिस। मान लीजिए इसको माचिस के डिब्बे में हम लोगों ने 12 डालना है, तो आप इस आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे 12 माचिस, ये इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल नापने में हम सीधे सीधे क्षेत्रफल को वर्ग, सेंटीमीटर वर्ग या मीटर वर्ग के रूप में ना बता करके इसको पहले हम वस्तुओं से नाप करके बताएं ताकि उनकी अवधारणा स्पष्ट हो। और इसमें एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि हम इकाई में वर्ग क्यों लिखते हैं, सेंटीमीटर वर्ग या मीटर वर्ग क्यों लिखते हैं। तो क्षेत्रफल का संबंध द्विविमीय आकृतियों से होता है। एक तो इसमें लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, या अनियमित आकार की भी कुछ आकृतियाँ हो सकती हैं। तो इस तरह के आकृतियों में जैसे हमने लंबाई के लिए मीटर का उपयोग किया, चौड़ाई के लिए भी मीटर का उपयोग किया। जब हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं, मान लीजिए इसकी लंबाई 3 है और चौड़ाई 3 है, तो आयत का क्षेत्रफल में हम क्या निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई 3 है, चौड़ाई 4 है, तो इसका आ जाता है उत्तर 12। अब 12 क्या है, सेंटीमीटर है कि मीटर है कि किलोमीटर, क्या है। तो हम अगर यहाँ पर इकाई लंबाई में मीटर के रूप में लिए हैं, चौड़ाई को भी मीटर के रूप में लिए हैं, तो यहाँ पर भी हमको किसका गुणा हो रहा है, 3 मीटर और 4 मीटर का गुणा। तो 3 और 4 12 हो गया, मीटर और मीटर का गुणा हो करके वो हो जाता है मीटर वर्ग। तो इसलिए हम उसमें मीटर वर्ग या वर्ग
सेंटीमीटर वर्ग आदि पैमानों का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन जो होता है वो त्रिविमीय वस्तुओं में होता है, 3 डायमेंशनल जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई का भी कुछ संदर्भ हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा बॉक्स है, तो इसका कुछ न कुछ आयतन होता है। आयतन का संदर्भ क्या होता है? कोई भी वस्तु इस अंतरिक्ष में जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन होता है। जैसे ये जो डिब्बा है कुछ न कुछ स्थान घेर, मैं एक व्यक्ति के रूप में इस अंतरिक्ष में कुछ स्थान घेर करके खड़ा हूँ, तो ये मेरा आयतन है। ये डस्टर जो है इसका भी कुछ आयतन है। ईंट के टुकड़े हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई है, उसका भी कुछ आयतन है। अलमारी है, पत्थर है, इन सब का आयतन हम होता है। तो आयतन को प्रदर्शित करने के लिए एक तो हम गणितीय रूप में ये देखते हैं कि कुछ सूत्रों के द्वारा हम सीधे सीधे आयतन को बता देते हैं। जबकि बच्चों को भी आयतन की उतनी समझ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट बर्तन लेते हैं और उसमें हम पानी भर देते हैं। मापक सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं, कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, जो बाहर से आपको दिखता रहे। और इसमें अंकन भी रहता है, स्केल लगे होते हैं कि कितने इस पर कितना पानी भरा है। अभी मान लीजिए कि इसमें यहाँ तक पानी भरा है। और फिर अलग अलग आकार के हम कुछ वस्तुओं को लेते हैं, ठोस वस्तु है। जैसा ये जो ठोस वस्तु है इसका हम आयतन ज्ञात करना चाहते हैं, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो बारी बारी से हम इसको इसमें रस्सी बांध करके इसमें डुबाएंगे, पानी के अंदर पूरा पूरा डुबा देंगे और फिर देखेंगे इसको डुबाने से कहाँ तक पानी चढ़ा, यहाँ तक चढ़ा। इसको डुबाने से पानी यहाँ तक चढ़ गया और फिर इसको डुबाया तो पानी यहाँ तक आया। तो जिसमें ज़्यादा ऊंचाई तक पानी चढ़ा वो उसका आयतन अधिक है। और आयतन के निश्चित माप ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर पैमाने में से इसमें से इसको घटा करके भी आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। और एक और छोटा उदाहरण आप बच्चों को लेकर के कर सकते हैं आयतन की समझ बनाने के लिए। बच्चों को कहिए कि आपके घर में बहुत सारे माचिस के खाली डिब्बे होते हैं, उन खाली डिब्बों को आप आयतन की समझ के रूप में इस्तेमाल करें। पहले हम देखें कि मान लीजिए एक माचिस का डिब्बा 4-5 हमारे पास डिब्बे हैं, उसको हमने इस तरीके से रखा, एक के ऊपर एक जमा करके। एक माचिस का डिब्बा, 2, 3, 4 माचिस के डिब्बों को हमने इस तरीके से रखा, तो उसका आकार कैसा हो गया? एक घन के आकार का आकृति हमारे पास उभर जाए। अब इसी माचिस के डिब्बे को हम ऐसा अलग अलग रखते हैं। यदि अलग अलग रखें 4 माचिस को, तो वो इस तरीके से दिखेगा। दूसरा माचिस यहाँ पर रखेंगे, तो क्या हमको देखना यहाँ पर ये है कि क्या ये 4 माचिस के जो आयतन अलग अलग हम यहाँ पर चित्र के रूप में देख रहे हैं, ये इस बड़े वाले माचिस के आयतन के बराबर है? इन चारों का जो आयतन है क्या वो इसके बराबर है? तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यदि इसको एक के ऊपर एक रखने से इसकी आकृति ऐसी दिख रही है। यदि इसको हम अलग अलग तरीके से आयतन के माप के पर चारों माचिस का आकार एक जैसा है, तो एक माचिस का जितना आयतन होगा उतने 4 माचिस का गुणा कर लेंगे। और वैसे ही हम चारों माचिस से बनी हुई बड़ी आकृति का, अब यहाँ पर हम इसको ऊंचाई के संदर्भ में लेंगे, लंबाई के संदर्भ में लेंगे, चौड़ाई के संदर्भ में लेंगे, तो उसके द्वारा हम दोनों के आयतन को बराबर दिखा सकते हैं। और हमारे पास लास्ट में गणितीय सूत्र होते हैं, पहले उसकी अवधारणा की समझ बन जाए, फिर आयतन निकालने के लिए हम घनाकार आयतनों को लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई करके किसी भी वस्तु का आयतन निकाल सकते हैं। अंत में आता है धारिता बनाम आयतन। तो धारिता क्या होता है? धारिता
किसी पात्र में कितना तरल पदार्थ या रेत या नमक आ सकता है, वही उसकी धारिता है। मतलब जैसे बाल्टी है, तो बाल्टी में यदि आप 20 गिलास पानी भर सकते हैं तो उस बाल्टी की धारिता हो जाएगी 20 गिलास। यदि आप लीटर में भर रहे हैं तो 20 लीटर। यदि आप कप में डाल रहे हैं तो मान लीजिए बाल्टी में 100 कप पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता हो जाएगी 100 कप। और इसको भी हमको धारिता को बताने के लिए बच्चों को कुछ अलग अलग आकार के हम बर्तन लेंगे जिसकी धारिता अलग अलग हो, और बच्चों से उसमें कहें कि आप एक चाय पीने वाला छोटा कप ले लीजिए और कप को पूरा भर भर के इसमें पानी भरते जाइए। कितने कप में ये यहाँ तक पूरा भरता है, तो मान लीजिए कि उसने बच्चे ने 8 कप पानी डाला तो ये भर गया। फिर दूसरे वाले को उसने कप उसी कप से नापना है बारी बारी, ये 5 कप से भरा। और फिर सबसे छोटा वाला जो बर्तन लिया है वो 3 कप से भरा। तो आप बता सकते हैं धारिता के बारे में। पहले बर्तन पर की धारिता 8 कप पानी रखने की है, इसमें 5 कप, इसमें 3 कप। तो बहुत ही छोटा सा और सिंपल उदाहरण के द्वारा हम धारिता की समझ बना सकते हैं। तो आयतन प्राय ठोस वस्तुओं में हम ज्ञात करते हैं, और धारिता के लिए हम तरल पदार्थ या फिर रेत है या फिर नमक है जिसमें जगह बनने की गुंजाइश ना हो, उसको अगर हम भरें तो पूरी तरीके से वो बर्तन पात्र को अच्छी तरीके से भर दें। तो तेल के डिब्बे हैं, ये सब धारिता वगैरह आदि के अंतर्गत आते हैं। तो अध्याय 13 मापन में बस इतना ही है। आप इन सब को अच्छी तरीके से और समझ बनाने के लिए अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरणों का और अध्ययन करें।